नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक होगा संविधान का संशोधन। हम संविधान के बारे में दो चीज देखते हैं कि संविधान कठोर है, लचीला है। इसका निर्धारण कैसे होता है? इसका निर्धारण होता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर। जैसे अगर हम बात करें ब्रिटेन में ऐसा होता है कि संसद के पास शक्ति होती है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है साधारण बहुमत के द्वारा। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में क्या है, संविधान में संशोधन करने की प्रवृत्ति जो प्रक्रिया है वो बहुत कठोर है। इसलिए अमेरिका का संविधान कठोर है और इसके विपरीत बात करें तो ब्रिटेन का संविधान कैसा है, लचीला है। अगर हमें अपने भारत के लिए इस चीज को समझना है तो भारत में क्या है कि दोनों का मिश्रण है, क्योंकि भारत में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो साधारण विधेयक यानी साधारण संशोधन से भी संशोधित किए जा सकते हैं, और कुछ के लिए क्या है कि हमें विशेष बहुमत की जरूरत चाहिए। अब विशेष बहुमत क्या होता है और साधारण बहुमत से संशोधन क्या होता है, इसी को समझने का आज हम प्रयास करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है संविधान का संशोधन, जो अनुच्छेद 368 और भाग 20 में दिए गए हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 368 क्या कहता है कि इसमें कहा गया कि संसद को शक्ति दी गई है कि वो संविधान में क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। ना तो ये जुडिशरी के पास है, ना किसी और संस्था के पास। एक शक्ति किसके पास दी गई है? ये शक्ति दी गई है हमारे यहाँ संसद को दी गई है 368 के तहत कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं कि संशोधन के प्रकार। इसे समझने के बाद ही हमें आर्टिकल 368 समझ में आएगा, हमें संविधान में संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट समझ में आएगा। संशोधन के प्रकार क्या होते हैं? अब हमारे संविधान में अगर हम बात करें तो एक होता है कि साधारण प्रक्रिया से, अब दूसरा होता है विशेष बहुमत से, और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानमंडल का समर्थन। कितने राज्यों की? आधे राज्यों से अधिक विधानमंडलों का समर्थन। ये तीन प्रक्रिया होती है जो हमें संविधान में संशोधन करने का आधार प्रदान करती है। अगर हम बात करें स्पेशल 368 के अकॉर्डिंग, अगर हम 368 की बात करें तो 368 में दो प्रकार बताए गए हैं कि संविधान में ऐसे ऐसे संशोधन किया जा सकता है। हम बात करें साधारण प्रक्रिया की। साधारण प्रक्रिया का अर्थ होता है कि जिस दिन, मान लीजिए कि आज 543 सदस्य टोटल हमारे यहाँ लोकसभा में है, ओके, और राज्यसभा में हमारे सदस्य है 245, और मान लीजिए आज 500 सदस्य उपस्थित हुए हैं और उनका 2+1 यानी बहुमत से अधिक अगर किसी भी प्रस्ताव को अगर पारित कर दे तो वो क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा दोनों सदनों के द्वारा, और उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति इस पर अगर हस्ताक्षर कर देता है तो वो पारित हो जाता है। ये होता है हमारी साधारण प्रक्रिया। अब साधारण प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा है कि हमारा संविधान कैसा लचीला भी है और कठोर भी है। तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि कुछ ऐसे प्रावधान हो जिसके लिए बार बार संविधान में संशोधन ना करना पड़े, जिसको क्या है कि सामान्य प्रक्रिया से भी संपन्न किया जा सके। तो वो प्रावधान कौन से? हम अगर आर्टिकल 2 की बात करें, आर्टिकल 3 की बात करें और आर्टिकल 4 की बात करें, तो अगर इनमें संशोधन करना है तो इसके लिए क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया को अपनाने की जरूरत नहीं है। वो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे। इन्हें हम सामान्य बहुमत से भी कर सकते हैं संशोधन। आर्टिकल 2, 3, 4 में क्या है? आर्टिकल 2 में है कि नए राज्यों का गठन करना है, नए राज्यों की स्थापना करनी है। आर्टिकल 3 में बताया गया है कि अगर संसद किसी राज्य की सीमा में, नाम में, अगर बाउंड्री में परिवर्तन करना चाहे तो वो कर सकती है। आर्टिकल 4 में बताया गया है कि ये सब करने के लिए हमें अनुसूची 1 एंड 4 में अमेंडमेंट करना होगा। ओके, तो ये क्या होगा, हमारी साधारण प्रक्रिया से होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 75 की,
इसके बाद में अगर हम बात करें संसद के सदस्य, उनके वेतन, आर्टिकल 106 की, अगर हम बात करें 125 की जिसमें न्यायाधीशों के वेतन है, ये सभी वेतन से संबंधित और दूसरी अनुसूची में है। इनमें अमेंडमेंट करने के लिए हमें संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, ये हम सामान्य प्रक्रिया से भी कर सकते हैं। ये होता है हमारा साधारण प्रक्रिया, यानी साधारण प्रक्रिया के द्वारा हमें संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। उपस्थित सदस्यों का बहुमत अगर इस प्रस्ताव को पारित कर देता है तो हम संविधान को संशोधन इसे क्या साधारण प्रक्रिया से संशोधित मान लेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है विशेष बहुमत। ओके, विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का समर्थन। अब विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत पर हम स्पेशल क्लास लेंगे, लेकिन मोटा मोटी यहां पर समझ लेते हैं। विशेष बहुमत का अर्थ है कि सदन की कुल सदस्य संख्या, अब सदन की कुल सदस्य संख्या लोकसभा में कितनी बताइए? 543, उसका बहुमत, इसका बहुमत हो गया 543 बटे 2 + 1। अगर किसी प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, पहला केस ये होगा। सेकंड, उपस्थित और मत देने वाले, उपस्थित और मत देने वाले। अब जैसे मान लीजिए कि उस दिन उपस्थित कितने? 500, और मत देने वाले मान लीजिए उपस्थित और मत देने वाले कितने हैं? 500। ये 500 उपस्थित और मत दे रहे हैं, मान लीजिए 490 या फिर 490 मान रहे हैं। उसका 2/3 अगर किसी चीज को समर्थन दे दे, उस प्रस्ताव को समर्थन दे दे, तो वो क्या होगा? हमारा संविधान में विशेष बहुमत से समर्थन माना जाएगा। ओके, विशेष बहुमत कुछ नहीं है, पहली कंडीशन है कि उपस्थित यानी कुल सदस्य संख्या का बहुमत। अब कुल सदस्य संख्या का बहुमत लेना इसलिए आवश्यक है कि मान लीजिए किसी दिन 200 ही सदस्य आए हैं, उसका 2/3 कर दें, 300 मान लीजिए, तो ये हो गया हमारा 200 सदस्य। तो क्या 200 सदस्य से किसी बिल को पारित किया जा सकेगा? नहीं, क्योंकि यहां पर पहली कंडीशन क्या है? 243 बटे 2 यानी 2 7 6, कम से कम 200 स्वतंत्र सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। अब 200 स्वतंत्र सदस्य, पहली कंडीशन क्या है कि 200 स्वतंत्र सदस्य कम से कम होने चाहिए। अगर वो प्रस्तावित कर दे, उसके बाद में क्या होना चाहिए? उसके बाद में होना चाहिए कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3। लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है? यहाँ पर 200 ही हो रहा है, इसलिए पारित नहीं हो पाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सदन में बहुत संख्या कम है और उस कम संख्या के अभाव में उसका फायदा उठाकर अगर संविधान में संशोधन कर लिया जाए तो ये भारतीय जनता के साथ अन्याय होगा। इसलिए दोनों कंडीशन को फुलफिल करना होता है। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से अधिक विधानमंडल का समर्थन। अब यहां पर आपको बता दें कि विशेष बहुमत के बारे में हमारे संविधान में बताया गया है, लेकिन आधे राज्यों से अधिक विधानमंडल का क्या अर्थ हुआ? अगर हम बात करें देश के संघीय ढांचे की, अगर हम बात करें देश के संघीय ढांचे की, अब संघीय ढांचा क्या होता है? संघीय ढांचा अर्थ होता है कि जहां पर शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, राज्य के बीच में और संघ के बीच में, वो होता है हमारा संघीय ढांचा। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हमारे यहाँ क्या की दोहरी व्यवस्था है, जहां पर संघ को भी राइट्स है और राज्य को भी राइट्स है, और सभी की शक्तियां क्या है? विभाजित है संविधान में। अगर इससे संबंधित अगर कोई खिलवाड़ किया जाता है, यानी राज्य की शक्तियों को कम किया जाता है, तो वहां पर क्या होगा? उस राज्य के, यानी जितने भी हमारे राज्य, मान लीजिए 28 राज्य है, तो उनके 28 राज्यों के बटे 2 + 1 का हमें क्या समर्थन चाहिएगा। ओके, ये क्यों किया गया? क्योंकि हमारा संघीय ढांचा बना रहे। अब इसमें कौन कौन से विषय शामिल होंगे? सबसे महत्वपूर्ण है कि संघीय ढांचे से संबंधित कौन कौन से विषय शामिल होंगे। तो यहां पर लिखा गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में बताई गई है, क्लोज 2 में। और इसमें बताया गया है कि किसी भी संविधान में संशोधन करने के लिए पहली कंडीशन है विशेष बहुमत, और जो संविधान के अनुच्छेद 368(2) में बताया गया कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का विधानमंडल का समर्थन, यानी जो संघीय ढांचे से संबंधित है, वहां पर अगर हमें संशोधन करना है तो आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए। अब इसमें कौन कौन से विषय शामिल होंगे वो देख लेते हैं। इसमें पहला बताया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हम बात करें, तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हम बात करें आर्टिकल 54, जिसमें क्या निर्वाचक मंडल है, 55 में क्या है? रीति है। इसके बाद में हम बात करें आर्टिकल 73, जिसमें कहा गया संसद की शक्ति का विस्तार
संसद की शक्ति का विस्तार की बात की गई है कि संसद की शक्ति का विस्तार कहां तक हो सकता है, यानी जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार कहां तक हो सकता है, यानी पीएम मंत्रिपरिषद का विस्तार हम कहां तक कर सकते हैं। यही प्रावधान आर्टिकल 162 में राज्य के लिए किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हम कहां तक कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि भाग 5 अध्याय 4 जिसमें क्या न्यायपालिका के बारे में बात की गई है। भाग 5 अध्याय 4 124 में हमें क्या है 124 से 147 तक क्या है न्यायपालिका की बात की गई। इनसे संबंधित अगर कोई चेंज करना है, इसके बाद में बताया गया भाग 6 और अध्याय 5 जिसमें क्या कहा गया उच्च न्यायालय की बात की गई है। अगर उच्च न्यायालय से संबंधित कोई चेंज करना है तो वहां पर क्या होगा, आधे राज्यों के विधानमंडल के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में कहा गया 7वीं अनुसूची। अब आपको पता होना चाहिए 7वीं अनुसूची में क्या है। 7वीं अनुसूची में हमारे यहाँ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट के बारे में बताया गया है। इसका अर्थ होता है कि यूनियन लिस्ट में जो भी विषय होंगे वहां पर संसद कानून बनाएगी, राज्य लिस्ट में जो भी विषय होंगे वहां पर राज्य की विधानमंडल कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, और दोनों में अगर विरोध होता है तो वहां पर संघ का कानून प्रभावी होगा। तो यहां पर ऐसा मान लीजिए कि राज्य से संबंधित विषय पर अगर संघ को कानून बनाना है और वो बनाना है तो वहां पर क्या होगा, संविधान में संशोधन करना होगा। यानी अगर राज्य के विषय को अगर छीनना है तो वहां पर संविधान में संशोधन किस आधार पर होगा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानमंडल का समर्थन। इसके बाद में हम देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या कहा गया, चौथी अनुसूची में हम देखते हैं कि चौथी अनुसूची में राज्यों को यानी राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है कि किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएगी। ओके, जैसे राजस्थान के लिए 10 है, यूपी के लिए 31 है। ये जो सीटें आवंटित की जा रही है ये क्या करती है, राज्यों को प्रतिनिधित्व करती है। तो अगर राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित अगर छेड़छाड़ करनी है, चेंज करना है, तो वहां पर आधे राज्यों का समर्थन जरूरी होता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 368 के उपबंधों में चेंज करना है तो भी हमें क्या करना होगा, आधे राज्यों की विधानमंडल का समर्थन चाहिएगा और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन चाहिएगा। ओके, फिर इसके बाद में आपको मोटा मोटी मैं एक बार दोबारा रिवीजन करवा देता हूं कि हमने आज देखा क्या है। हमने आज देखा है संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन किसमें है, आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति देती है, और इसमें हम एक देख सकते हैं कि ये क्या होता है, ये हमारा संवैधानिक प्रावधान है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट कभी कभी ऐसे जजमेंट देती है जो क्या बन जाता है, संविधान संशोधन बन जाता है। कैसे, क्योंकि जुडिशरी जो निर्णय देती है उसके लिए संविधान में चेंज नहीं करना पड़ता, लेकिन हम परंपरा के आधार पर या फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर उसे ही मानते हैं। तो ये होता है मोटा मोटी अधिकार किसको दिए गए, संविधान में संशोधन करने का अधिकार। यानी संविधान में अगर एक कोमा को भी चेंज करना है तो वो राइट्स किसके पास है, संसद के पास है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। अब संविधान संशोधन के प्रकार कितने होते हैं, एक तो साधारण प्रक्रिया से, एक विशेष बहुमत से, प्लस विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानमंडल का समर्थन चाहिए। अब संविधान में लिखा हुआ है कि कुछ प्रावधान ऐसे होंगे जो हमें 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। तो वो कैसे माने जाएंगे, वो साधारण प्रक्रिया से। आपको बताया गया था कि साधारण प्रक्रिया में ये पार्ट्स हैं, ये आर्टिकल है। विशेष बहुमत में कुछ नहीं है, विशेष बहुमत में संसद की कुल सदस्य संख्या प्लस उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 समर्थन चाहिए। ओके, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है देश के संघीय ढांचे का, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा ढांचा है वो संघीय ढांचे का है, जिसमें संघ को भी राइट्स है, राज्य को भी राइट्स है। अगर इसके साथ खिलवाड़ करनी है तो आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन चाहिए। और ये किस में बताया गया, दोनों प्रक्रिया आर्टिकल 368(2) में बताई गई ये प्रक्रिया कि कैसे कैसे अमेंडमेंट होगा। और आर्टिकल 368(2) में ही बताया गया है कि वो कौन कौन से विषय होंगे जिनके लिए हमें आधे राज्यों की विधानमंडल का समर्थन चाहिएगा। इसी में हम लगते ही समझ लेते हैं कि 368(3) में क्या है। इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा एक बात की गई थी कि अगर अनुच्छेद 13 से संबंधित, यानी अगर हम 368 के अकॉर्डिंग अगर संविधान में संशोधन करते हैं तो वो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि संसद कोई विधि बनाती है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है या फिर किसी भी चीज का उल्लंघन करती है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। ठीक है, पर यहां पर ये लिख दिया गया है कि 368 के द्वारा अगर हम भाग 3 में संशोधन करते हैं
और वो विधि नहीं बना जाएगा। यानी अगर हम बात करें 13 की 13 में कहा गया है कि संविधान पहले की विधियां, संविधान बाद की विधियां, यानी जो संसद लागू करती है विधियां, वो कहां पर वो 368 के तहत नहीं मानी जाएगी। यानी 368 के तहत कोई भी विधि बना दी जाती है संविधान संशोधन करके, वो 13 में इंक्लूड नहीं होगी। इससे क्या होगा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगी। इसके बाद में ही इसमें इंदिरा गांधी जी ने लिख दिया था 368(4) में 42वां संशोधन करके कि भाग 3 में अगर संशोधन करना है किस आधार पर, 368 के आधार पर, तो वो न्यायालय जांच नहीं करेगा। न्यायालय क्या नहीं करेगा? न्यायालय जांच नहीं करेगा। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हम कैसे लागू करते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है। वो बेसिक बातें कौन सी हैं? सबसे बेसिक बातें हैं कि इसे दोनों सदनों में लाया जा सकता है, यानी लोकसभा में भी लाया जा सकता है या राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। बाध्यता नहीं है कि इसे लोकसभा में ही लाना है या राज्यसभा में भी लाना है, इसे किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि सदन में लाने के बाद राष्ट्रपति या दोनों इसे पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी पड़ेगी। ओके, राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। इसके बाद में इसमें देखते हैं कि इसमें संयुक्त बैठक नहीं होगी, संयुक्त बैठक नहीं होगी। ये जो कुछ बेसिक बातें हैं जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है, राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है और संयुक्त बैठक नहीं होगी। ओके, तो आज का हमारा संविधान का संशोधन आर्टिकल 368 एंड 368(2) कंप्लीट होता है। ओके, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।